अगर बारसा 2010-11 की बारसा और मैनचेस्टर सिटी 2022-23 की मैच में अगर हाइपोथेटिकली आप सोचो अगर उन दोनों के बीच मैच हो जाए तो कौन जीतेगा, कौन किसका पलड़ा भारी होगा। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं। तो हम पहले बात करते हैं टीम स्टैट्स से। बार्सिलोना 2010-11 और मैनचेस्टर सिटी 2022-23 की स्टैट्स में हम बात करेंगे। पहले मैनचेस्टर सिटी ने कितने मैचेस खेले, ये टीम स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स होते हैं। टीम स्टैट्स के बाद हम दूसरे नंबर पे आएंगे। टीम स्टैट्स हो गए। की प्लेयर्स के ऊपर हम बात करेंगे, कौन कौन थे की प्लेयर्स, क्या क्या किया उन लोगों ने, कैसे कैसे आगे बढ़े। और बिजनेस साइड भी हम बात करेंगे, लेकिन बिजनेस साइड उतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं होगा हमारे लिए। एंड उसके बाद फॉर्मेशन, सिस्टम, टैक्टिक्स कैसे खेलती थी, सिस्टम क्या होता था, कैसे खेलती थी, उन सब में भी हम बात करेंगे। और फाइनली हम कंक्लूजन देंगे कि कौन बेटर थी, हाइपोथेटिकली हम ये बात करेंगे। सो पहले शुरू करते हैं टीम स्टैट से। तो मैनचेस्टर सिटी ने 2022-23 के सीजन के अंडर 5 चैंपियनशिप के लिए कम्पीट किया था। पहला था प्रीमियर लीग, दूसरा था FA कप, EFL कप, कम्युनिटी शील्ड और चैंपियंस लीग, जिनमें से मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग, FA कप और चैंपियंस लीग जीता था। बट एक बात बता दूं आप सबको, अगर मैन सिटी FA कप की जगह कम्युनिटी शील्ड जीत रही होगी तो ये ट्रेबल नहीं गिना जाता, ये डबल ही रहता है। यूरोपियन डबल, मतलब यूरोप में इस जो FA कप को मान्यता देते हैं अगर ट्रेबल होता है, लेकिन आप EFL कप अथवा कम्युनिटी शील्ड को मान्यता आप नहीं देते, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड अगर बार्सिलोना की बात करें 2010-11 सीजन में उन्होंने वाइल्डली 4 कंपटीशन के लिए कम्पीट किया था। पहला था ला लीगा, कोपा डेल रे, चैंपियंस लीग और स्पेनिश सुपर कप, जिनमें से बारसा ने 3 चैंपियनशिप जीते थे। पहला था ला लीगा, उसके बाद था स्पेनिश सुपर कप और चैंपियंस लीग। सो इसलिए मैंने पहले बोला था ना कि मैनचेस्टर सिटी ने अगर FA कप की जगह कम्युनिटी शील्ड या EFL कप जीती होती तो वो ट्रेबल नहीं गिना जाता था। सो इस कारण से बारसा ने इस सीजन डबल किया था। हालांकि उन्होंने 3 चैंपियनशिप जीते थे, लेकिन वो डबल कहला जाता है। सो अगर सुपर कप की जगह कोपा डेल रे जीता होता बार्सिलोना ने, तब हम कह सकते थे कि बारसा ने उस सीजन ट्रेबल जीता था। बट अगर सुपर कप एज स्मॉल डोमेस्टिक ट्रॉफी होने की वजह से उसे ट्रेबल में काउंट नहीं किया जा सकता। सो उन्होंने डबल जीता था। सो अभी टीम गोल्स में, टोटल गेम्स में आते हैं हम। 2010-11 में बारसा ने टोटल 62 गेम्स खेले थे, जिनमें से बारसा ने एक चैंपियंस लीग में 13 मैचेस में 1 लॉस किया था, 3 ड्रॉ और 9 विन्स थे। उसके साथ ला लीगा में बारसा का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, 30 विन, 2 लॉसेस एंड 6 ड्रॉ के साथ वो 96 पॉइंट स्कोर किया था बारसा ने। कोपा डेल रे के फाइनल में मैड्रिड से आ रहा था, इसलिए वो ट्रेबल नहीं हो पाया। और सुपर कप में एक मैच था सेविलिया के खिलाफ और वो उन्होंने जीता था। सिमिलरली मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं तो 61 मैच खेले गए थे मैनचेस्टर सिटी से, जिनमें से चैंपियंस लीग में वो अनबीटन थे, ड्रॉ हुआ था लेकिन वो अनबीटन थे। प्रीमियर लीग में उन्होंने 28 मैच जीते थे, 5 लॉस किया था, 5 ड्रॉ किया था और 89 पॉइंट के साथ उन्होंने चैंपियनशिप जीता था। एंड FA कप में उन्होंने अनबीटन करके मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनल में हराकर FA कप जीता था। सो मैचेस देखने में सब ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉइंट्स पर गेम बारसा का अच्छा था, 2.35 था, वैसे ही सिटी का 2.32 था। सो अभी हम जब ऊपर से देख रहे हैं ना, ये आउटलेट है, ये फाइनल आउटलेट है, इसमें हमें बारसा स्लाइटली हाई दिख रही है, क्योंकि उन्होंने लीग में लॉस कम किया था, उन्होंने चैंपियंस लीग में लॉस कम किया था। वो कोपा डेल रे फाइनल हार जरूर गए थे, लेकिन ओवरऑल लॉसेस के मामले में बारसा ज़्यादा नहीं थी। सो इसलिए थोड़ा सा अपर एंड दिख रहा है। सिमिलरली अगर बारसा का गोल टैली देखे तो उन्होंने 152 गोल स्कोर किया था, 39 गोल कंसीड किया था और 30 क्लीन शीट रखा था। सो ये इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली सिटी ने 151 गोल स्कोर किया था, 46 गोल कंसीड किया था और 27 क्लीन शीट करा था। सो अगर इस स्टैट के मतलब अगर हम इस स्टैट के मामले में देखें और इस स्टैट से ही देखें तो सिटी और बारसा के अटैक में सिमिलर है। 151 गोल स्कोर किया था, वेराज बारसा काफ़ी अटैकिंग थी, बारसा मतलब काफ़ी चांस क्रिएट करती थी। बट एज आउटलेट, एज आउटपुट, फाइनल आउटपुट के हिसाब से दोनों सेम ही दिख रहे हैं। बट बारसा का डिफेंस बारसा ने कम गोल कंसीड किया था। इसका रीज़न ये था, बारसा का डिफेंस सॉलिड था और उनके पास पीके था। पीके एक हमारे जनरेशन का बॉल प्लेइंग मिडफील्डर, बेस्ट बॉल प्लेइंग मिडफील्डर बोल रहा हूँ, डिफेंडर था। सो होता क्या था कि पोजीशन ज़्यादा तो नहीं होता था, आइदर यू स्कोर इन काउंटर अटैक अगेंस्ट बारसा, और आप अगर मतलब अच्छे से स्कोर भी करना चाहे तो वो मुश्किल था। इसलिए और फुल बैक्स भी उतने ही अच्छे थे ना बारसा के, जैसे आपका डैनी अल्वेज हो गया, बेस्ट फुल बैक था हमारे जनरेशन का। एरिक एबडाल वन ऑफ द बेस्ट, स्ट्रॉन्ग, डिफेंसिवली बहुत ही अच्छा था। पुयोल 20 था, मैसेरानो, यंग मैसेरानो 20 था। सो डिफेंसिवली भी अच्छा था। मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ सिटी को कि
ये अच्छा नहीं थे सिटी, बट या इवेंचुअली देख के हमें ये लग रहा है कि बारसा का स्टैट या बारसा का डिफेंस बहुत ही अच्छा था। सिमिलरली बारसा ने 72% पोजीशन मेंटेन किया था 62 गेम से। दिस इज इम्पोर्टेंट 62 गेम में 72%, ये मजाक नहीं है। ये टॉप टीम के साथ भी यही था। अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से फाइनल देखो या सेमीफाइनल देखो चैंपियंस लीग में हमारे रियल मैड्रिड से, ये सब यही थे। सबके पास पोजीशन बारसा हैवीली डोमिनेंट पोजीशन साइड खेलती थी। उसमें से उन्होंने 950 टोटल शॉट लिया था उस सीजन में एंड 15.3 शॉट पर गेम था उनका। शॉट पर गेम, एवरेज शॉट पर गेम 15 था। सो वो 15 शॉटें मारते थे, उसमें से हाफ यानी कि 7, हाफ तो नहीं हुआ लेकिन हाँ 7 शॉट्स ऑन टारगेट थे। ऑन द अदर हैंड सिटी ने किया था 921 शॉट, 950 921, वो ज़्यादा फर्क नहीं है। 61 मैचेस में 15.1 शॉट पर गेम था और टोटल मतलब शॉट पर गेम भी 5 to 6 था। ये एग्जैक्ट नहीं आया बट हाँ 5 to 6 था। सो डिफरेंस मार्जिनल दिख रहा है अभी तक टीम में। स्लाइट अपर एंड बारसा का था बट सिटी ने भी अच्छा किया था। 65% पोजीशन उन्होंने भी मेंटेन किया रहा था और 5 शॉट ऑन टारगेट तो पर गेम में वो मारते ही थे। सो अभी ये बात तो हो गई। अभी नेक्स्ट स्टैट की तरफ हम बढ़ते हैं। सो की प्लेयर्स की तरफ बढ़ते हैं हम। की प्लेयर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन द डिस्कशन ऑफ टीम कंपैरिजन। बारसा 2011 और मैन सिटी 2022-23 इस मामले में पूरी तरह के डिफरेंट थी। बारसा का मेन आउटलेट प्रोवाइडर था वो मेस्सी था। टॉप स्कोरर 2010-11 का मेस्सी था। वैसे ही अगर मैन सिटी की बात करें तो वो हालैंड था। मेस्सी ने 53 गोल्स मारे थे, हालैंड ने 52 गोल्स मारे थे। टॉप असिस्ट मेस्सी ने दिया था, 27 असिस्ट था। वहीं मैन सिटी की तरफ से वो केविन डी ब्रुयने ने किया था। बट जब हम 2022-23 मतलब होता है ना मैन सिटी की बात हम करते हैं ना, तब हम सिर्फ हालैंड की, सिर्फ डी ब्रुयना की, सिर्फ गुंडोगन की बात नहीं करते, हम एज ए टीम बात करते हैं। उस सीजन ग्रिलिश का फाड़ था, उस सीजन बर्नार्डो सिल्वा, वो जो अभी याद आता है रियल मैड्रिड के साथ, वो भाई सब मैचस्टिक था और इन सब का इंग्रेडिएंट में स्ट्रिंग जो पुल किया था ना, जिसने स्ट्रिंग पुल करता था और वो मेन इंग्रेडिएंट था रॉड्री। वो अगर आपको मतलब पता है ना जैसे मैन सिटी अटैक करती थी तो उसका कंपोजर किसमें था? रॉड्री था। रॉड्री सब कुछ रॉड्री ही देता था। एंड ग्रिलिश का वो फाड़ सीजन इसलिए था बिकॉज विथ ऑन द बॉल वो बहुत ही अच्छा खेल रहा था। द ड्रिबल्स उसने 1.5 to 2 ड्रिबल्स पर गेम एवरेज मेंटेन किया था, विच इज मतलब क्रेजी था वो क्रेजी ही है। 1.5 to 2 स्टैट्स ये मतलब आसान नहीं होता। वैसे ही बर्नार्डो सिल्वा वो टेकल्स लेता था। सो या ओवरऑल ये पूरी टीम आके एकजुट होके वो मिसिंग पीसेस से आगे आके वो मिलकर और गोल होता था। बट ड्रिबल तो मेसी भी करता था, हमें पता है ड्रिबल। तो अगर मैं आपको कह दूँ मेसी का ये बेस्ट ड्रिबलिंग सीजन था तो आप लोग यकीन नहीं करोगे बिकॉज 2012 का भी मेसी था, वो तो जन फाड़ था 15 में 8-9 में। सो बट ये सच है कि मेसी ने हाईएस्ट ड्रिबल किया था इस सीजन में, मतलब उसके करियर का सबसे हाईएस्ट ड्रिबलिंग सीजन था। उसने 186 टोटल ड्रिबल किया था, 5.9 ड्रिबल पर 90 मिनट्स में। मतलब समझ रहे हो 90 मिनट में उसने कम से कम 6 ड्रिबल्स किया था। सो जैसे कि मैंने बोला था कि फर्स्ट एस्पेक्ट में अगर आप देखो तो बार्सिलोना की तरफ से क्या होता था, एक बंदा था जो मेन आउटपुट देता था, उसके पीछे था। बट सिस्टम ही ऐसा था कि बार्सा का तो मेसी बीच में होता था और सारे ट्रायंगल्स जैसे वो ब्रिज था एक, उसके आगे से पास होते थे सब कुछ। सो ये था। बट सिटी का ये नहीं था। सिटी का एवरी प्लेयर कंट्रीब्यूट किया था हर मैच में। पता नहीं चलता था कौन आके किधर से मार के गोल लेकर जा रहा था, सो वो पता नहीं होता था। और आप बात करें गोल्स में हालैंड था, असिस्ट में केडीबी था, फ्लोटिंग में ग्रिलिश था, बर्नार्डो था और सरप्राइज एलिमेंट की तरफ से गुंडोगन था। बट ये होता है कि मतलब अगर बारसा की बात करें ना, अभी हम मेसी में आए रहे थे तो मैन सिटी के बेस्ट मिडफील्डर था रॉड्री। आपको पता होगा मैन सिटी का उस सीजन का बेस्ट मिडफील्डर तो रॉड्री था। सो अगर हम की प्लेयर की बात करें तो यहाँ मैसिव डिफरेंस आ रहा है। एक तरफ मेसी ही था जो सब आउटलेट दे रहा था, एक तरफ है सारे टीम, मतलब 4-5 लोग का जो हमने बात किया है। सो मैन सिटी जो ऑन द बॉल कंपोजर है ना, वो अटैक से डिफेंस की ट्रांजिशन हो गया या जो भी है, मैन सिटी ने उसमें एक पिवटल रोल था रोड्री का, हमेशा रोड्री का ही था। सो 4 प्लेयर्स हो गया। मैंने बोला था 4 प्लेयर्स वर्सेस 1 प्लेयर हो रहे हैं अब तक। लेकिन अब बात करते
दूसरे एस्पेक्ट ऑफ द गेम की, मतलब इसमें ही दूसरा एस्पेक्ट क्या होता था, अगर मैं 2010-11 की बारसा की बात करूँ ना, तो हमें देखने को मिलेगा जावी, बुस्केट्स और इनिएस्टा का वो लेजेंडरी ट्रियो। सो होता क्या था, जावी, बुस्केट्स, इनिएस्टा मिलकर मिडफील्ड डोमिनेट करती थी, इसलिए 72% पोजीशन मेंटेन होता था हर मैच में। बट बिकॉज बारसा ने मिडफील्ड डोमिनेट किया था उस सीजन में, सो बारसा ने हैवी जायंट्स के खिलाफ भी एटलीस्ट 65% बॉल कंट्रोल किया था। इसका एग्जांपल मैंने पहले भी बोला था, चैंपियंस लीग फाइनल था और राउंड ऑफ 16 आर्सेनल के साथ हो, आर्सेनल के साथ फर्स्ट लेग नहीं सेकंड लेग बोल रहा हूँ, या फिर हो रियल मैड्रिड के साथ। ये अगर मिडफील्ड में इतना ज़्यादा कमांड थी ना, तो जाहिर सी बात है अटैक होगा, जाहिर सी बात है क्रिएटिविटी होगा, ऑन द बॉल कमांड ज़्यादा होगा। सो इसकी वजह से क्या होता था, विला और पेड्रो, विया हमारा डेविड विया था ना, वो और पेड्रो ज़्यादा डेंजरस होते थे। सो इसकी बात मैं करूँगा सिस्टम में, ठीक है। इसकी बात ये लिंक डायरेक्ट लिंक होती है सिस्टम से। सो हम सिटी के लिए अगर स्ट्रिंग पुल करने का एक ही मेन पर्सन था, रॉड्री, बट बारसा के लिए क्या था, जावी और इनिएस्टा और बुस्केट्स ऑन द बॉल प्रेस, मतलब अगर आप सारे अटैकिंग हो जाओ ना, तो क्या होता था, बुस्केट्स संभाल लेता था, वो ऑन द बॉल प्रेशर वो रिलीज कर देता था। सो इसकी वजह से हम अगर ये कह सके कि मेन आउटलेट अगर अटैक में हो, गोल्स में हो, असिस्ट में हो, वो बारसा के लिए एक ही था। बट उसके पीछे बहुत लोग थे, ऐसे प्लेयर थे जो गेम हर मोमेंट में चेंज कर सकते। वहाँ पे मैन सिटी जो था वो कंबाइंड गेम एज ए टीम खेलना पड़ता था उन लोगों को, तब जाकर ये क्या होता था कि हाँ भाई हम अब कर लेंगे होता था। ऐसा नहीं कि मेसी को बॉल दो, मतलब हालैंड को बॉल दो, और वो नहीं था मैन सिटी में। सो इसी चीज़ के अब दूसरा एस्पेक्ट तो क्लियर। और तीसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें तो बात करें तो बेंच स्ट्रेंथ की, हमें वो भी इम्पोर्टेंट होता है। बेंच स्ट्रेंथ कैसा था, बेंच स्ट्रेंथ मैन सिटी का बहुत अच्छा था। मैन सिटी का बेंच वन ऑफ द बेस्ट बेंच था मैंने देखा था। अगर हम अभी तो हम नॉस्टैल्जिया में अगर जाएं तो बारसा के बेंच, रियल मैड्रिड के बेंच, लेजेंडरी बेंचेस हम देखेंगे। बट अगर हम आज से 10 साल बाद जाएंगे वहाँ, वो बेंच देखेंगे तो हमें वैसा ही लगेगा, वाह दिस इज लेजेंडरी बेंच। सो मैन सिटी का बेंच बहुत ही अच्छा था उनका, मतलब अभी जुलियन अल्वारेज वन ऑफ द बेस्ट क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइकर है, क्या बोलते हैं बोलना, स्ट्राइकर है वर्ल्ड का। सो वो उसका हालैंड का सब्स्टिट्यूट था, उस समय भी वो उतना ही लिथल था। मिडफील्ड में, विंगर में मारेज हो गया, और भी बहुत लोग थे जिनके स्टैट्स भोगते थे। अल्वारेज सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर था सिटी का आफ्टर हालैंड उस सीजन में। मारेज ऑफ द बॉल मतलब सब्स्टिट्यूट होके सबसे ज़्यादा उसने गोल कंट्रीब्यूशन दिया था। सो प्लेयर बेंच से आते जो सब आके कंट्रीब्यूट किया था। बारसा के ऐसा मामले में ये थोड़ी कमजोर रही थी, बिकॉज मेसी, पेड्रो, विलिया, इनिएस्टा ये सब स्टार्टर हुआ करते थे, और आउटलेट जो मेन आउटलेट था ये लोग ही प्रोवाइड करते थे। इस पार्ट में अपर हैंड किसका हुआ था, मैन सिटी का था, बिकॉज उनके पास स्क्वाड ही इतनी अच्छी थी, इतना बढ़िया स्क्वाड थी, जो कि अभी मतलब इस तरह के स्क्वाड मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। सो इस एस्पेक्ट में हम मैन सिटी को थोड़ा सा आगे रखेंगे। बट मतलब इस कंपैरिजन का मेन मुद्दा तो पेप गार्डियोला है, बिकॉज हमें पता है ना कि दोनों टीम का मैनेजर तो पेप गार्डियोला था। उसने एकेडमी से प्लेयर कुछ प्लेयर लिया, कुछ एकेडमी से प्लेयर लिया, कुछ खरीदा, और उसने एक प्यारी सी टीम बनाई, दोनों प्यारी सी टीम बनाई। बट इनका टैक्टिक्स, अगर मैं आपको एक बात बोला तो इनका टैक्टिक इतना सिमिलर था, बट सिमिलर था बट इतना डिफरेंट था। कंपैरिजन कर सकते हो, सेम होगा, बट ये इतना डिफरेंट था ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अभी आपको पता चलेगा। तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं टैक्टिक्स की। टैक्टिक्स मतलब फ्रेमवर्क की बात करते हैं। सो टैक्टिक्स में मेन इंपॉर्टेंट था 5, जो अगर मैं बारसा की बात करूँ तो डेविड विया, पेड्रो, मेसी, इनिएस्टा, जावी, और मैन सिटी की बात करूँ तो हालैंड, गुंडोगन, केडीबी, हमारा हो गया, और ग्रिलिश, बर्नार्डो, ये 5 हुई ना। अब ये खेलते थे 4-3, बारसा खेलती थी 4-3-3 अटैकिंग में, अटैकिंग फॉर्मेशन में खेलती थी, डोमिनेट करती थी। और जो 4-3-3 में था वो बेसिकली 4-3-3 ना होके 4-3-1-2 होता था, बिकॉज मेसी खेलता था पहले आगे, बट वो मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में जो स्पेस हुआ था ना, उसको वो एक्सप्लॉइट करता था, वो आगे आता था, और जावी और इनिएस्टा के साथ वो मतलब थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता था उन लोगों का, और उससे क्या होता था, डिफेंडर अटैक होते थे, 2 डिफेंडर अटैक हो गए, 2 सेंटर बैक। सो इंटीरियर में स्पेस होता था, फुल बैक और सेंटर बैक के बीच में जो स्पेस था वहाँ पे एक्सप्लॉइट करते थे
विया और पेड्रो, यू नो, विया और पेड्रो। सो विया और मेसी के बाद सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होता था? विया और पेड्रो का आउटलेट में। सो मेसी का इन्वॉल्वमेंट जब इनिएस्टा और जावी के साथ बढ़ने लगा ना, तो बॉल पासिंग ज़्यादा स्मूथ हो गई, सेंटर बैक आगे आने लगे, उसके वजह से स्पेस की वजह से जब इंटीरियर में डेविड विया और पेड्रो आने लगे, तब विंग्स तो अगर खाली थी अब, सो विंग्स पे आने लगा डैनी एल्वेज इधर से, एरिक आबिडाल इधर से। सो क्या हुआ कि आप चार डिफेंडर के सामने 4 अटैकर प्लस मेसी होता था, यू नो, मेसी पास देता था, वरना मेसी जब आ गया है सो 5 वर्सेस 4 होता था। सो इसके वजह से क्या होता था कि ओपोनेंट हाफ में आपका प्लेयर रेशियो क्या होता था, या तो इक्वल होता था या ज़्यादा होता था, उसकी वजह से गोल मारना आसान हो जाता था। बट अगर हम वैसे ही अगर हम मैन सिटी की बात करें, सिमिलर था, बट मैन सिटी क्या खेलती थी 4-3-4, पहले तो खेलती थी वो 4-3-1-2 और 4-3-2-1 खेलती थी। बट वो मैच होने के बाद क्या खेलती थी 3-3-2-4-1 खेलती थी। 3 में पीछे डिफेंस होता था, और जो जॉन स्टोन्स डिफेंस से आगे आकर रोड्री के साथ एक डबल पिवट में खेलता था। जब वो डबल पिवट में खेलने लगा तो क्या हुआ, मिडफील्ड ओवरलोड हो गई, बिकॉज 2 आपके पास मिडफील्डर, जॉन स्टोन्स एज अ मिडफील्डर खेलने लगा, और आगे 4 तो मिडफील्डर है ही है, यू नो। सो क्या हुआ, इसकी वजह से डिब्रोइना और गुंडोगन क्या हुआ था, उन लोगों को डिफेंस ज़्यादा करना नहीं पड़ा। वो लोग क्या करे, जैसे डेविड विया और पेड्रो खेलते थे, वो वैसे ही इंटीरियर में घुस गए। सो वो घुसने के साथ ही हमारा क्या हुआ, रिजल्ट अच्छा आने लगा, यू नो, इसमें रिजल्ट अच्छा आने लगा। और जब जो बर्नार्डो सिल्वा था, और या जो आप कह सकते हो हमारा कौन था एक और ग्रिलिश था, उनके विंग्स में स्पेस ज़्यादा आने लगे, और विंग्स में स्पेस आने के बाद सिर्फ एक ही बंदा ज़्यादा था उनको टैकल करने के लिए, यू नो। कंपैरेटिवली अब क्या हुआ, आसान हो गया, एक बंदे को क्या करना, टैकल करना आसान हो गया। टैकल करके आप मतलब उसके पास करके आप जा सकते थे। सो इट बिकम वेरी गुड, यू नो। तब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला था डेविड विया और पेड्रो का इंटीरियर खेलते थे, वैसे ही केडीबी और गुंडोगन जैसे वही स्पेस में खेलते थे, और आउटपुट में, फाइनल आउटपुट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हालांड के बाद उन्हीं का था। सो देख रहे हो, सिस्टम एक ही है, सॉरी सिस्टम डिफरेंट है, बट आउटलेट, जो आउटलेट की बात मैं कर रहा था वो सेम ही है। उसके बाद आते थे हमारे विंग्स, जो सो टेकॉन्स, वहाँ पे डैनी एल्वेज था, यहाँ पे होता था बर्नार्डो सिल्वा, एरिक आबिडाल था, ग्रिल्स हुआ था। वो इंपॉर्टेंट पीस इसलिए ही थे बिकॉज आप विंग्स की जरिए से, उनके जरिए से अटैक कर सकते थे। सो ये था सिस्टम, ये सिस्टम दोनों के लिए सेम ही था। एक होता था मेसी आगे आने वाला, यू नो, मिडफील्ड में आया, एक है जॉन स्टोन्स मतलब मिडफील्ड में जाने वाला। सो मेन कॉन्सेप्ट था मिडफील्ड को ओवरलोड करना। दोनों सिस्टम में मेन कॉन्सेप्ट तो यही था, बट डिफरेंस कहाँ था, डिफरेंस था मेसी में, यू नो। मेसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर था उस ज़माने का, उस टाइम का, वो तो अभी भी है, बट मेसी ने जो किया वो हालैंड नहीं कर सकता था, ये बात पेप को पता थी, इसलिए उसने फॉल्स नाइन नहीं खिलाया। बट हालैंड ने जो किया ना उस सीज़न में हालैंड ने पहले तो डिफेंडर पुल किए, मेसी वो करता था, लेकिन हालैंड का स्टाइल और मेसी का स्टाइल फर्क था। जिस तरीके से हालैंड ने डिफेंडर पुल किया, और पुल करने के बाद अगर हालैंड ने रन निकाला तो डिफेंस उसको पकड़ नहीं सकती थी। मेन मतलब हालैंड का ये प्लस पॉइंट क्या था वो जब रन निकालता था ना, वो टिपिकल था, वो रन निकालता था, गोल मारता था, उसका सिंपल था भाई, वो मिस नहीं करता था। उस सीज़न मिस नहीं किया उसने ज़्यादा, और जो अपोनेंट में खेलता था, जो अपोनेंट बॉक्स में वो था, वो बहुत ही लिथल हो गया था, इसलिए उसका सीज़न बहुत ही अच्छा और फाड़ू गया था। वैसे ही मेसी क्या करता था, मेसी ऑपरेट करता था हाफ स्पेस में, मेसी ऑपरेट करता 1-2 के खेलते डी बॉक्स के अंदर, डी बॉक्स से बाहर से, वैसे करता था। इसलिए हालैंड का इतना सक्सेसफुल वो सीज़न गुजरा था मेसी के मतलब कंपैरिजन में। हालैंड का मतलब सीज़न मतलब हालैंड के स्टैंडर्ड से, मेसी के तो नहीं बोला, हालैंड के स्टैंडर्ड से वो सीज़न बहुत ही फोड़ था और फाड़ू था। सो ये बात तो हमने कर ली टैक्टिक्स की, और आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब वो सेम ही था, बट डिफरेंस था हालैंड और मेसी में, ठीक है। सो हाइपोथेटिकली अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, सो मतलब ईराज का कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, और मतलब वो फेयर भी नहीं होता। बट मैन सिटी ऐसी टीम थी और बारसा भी ऐसी टीम थी कि हमें कंपैरिजन करना ही पड़ा, यू नो। सो हाइपोथेटिकली कंपैरिजन करें, अगर 90 मिनट में मैच हुआ ना, तो बारसा इन लोगों का कच्चा चबा जाती, यू नो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों टीम पोजीशन रखती थी, यू नो। मैन सिटी पोजीशन घुमाती थी, मतलब घुमाएगी। अगर मिडफील्ड में जहाँ भी बुस्केट्स इनिएस्टा होंगे, तो मेसी अगर हाफ स्पेस में आएगा तो 4 प्लेयर 5 प्लेयर में भारी पड़ जाएंगे, यू नो।
सो आपका जो टीम है उसमें तो वो मतलब जो मैन सिटी का टीम था वो नहीं टिक पाती वो मिडफील्ड में। अगर बारसा ने अगर मतलब चांसेस को भुनाकर अगर 90 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया था तो बारसा आराम से जीत जाती। बट लेकिन अगर ये मैच खुदा ना खास्ता मतलब जाएगा ऊपर 90 मिनट से ज़्यादा जाएगा तब मैन सिटी का जो बेंच था ना वो काम में आता और वो मैच जिता सकता था। सो यही थी भाई कंपैरिजन इन दोनों के बीच में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। वैसे आप करते ही हो, बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, कर दो। ठीक है, बाय बाय।